अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा बच्चों, आज हमने ना मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा साथ साथ ही हम लोग जो भी इसका लेब जो गायनी से रिलेटेड इसका पोर्शन था वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ लेबर और प्लेसेंटा से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने लेबर की स्टेजेस पढ़ी थी और उनकी मैनेजमेंट पढ़ी थी। आई होप आपको वो सारी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में हम क्या डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है कि ये वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस होता है जिसमें पोजीशन और एटीट्यूड जो होता है फीटस का, उसको उसमें चेंजेस आती हैं पैसेज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। उसके बाद अब हम ना इसके इसमें ना बेसिकली आपने इसका निमोनिक बना लेना है। इधर मैंने बुक के ऊपर लिखा हुआ है ईडी फायर्ड। ये ना 8 मतलब के चेंजेस हैं टोटल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर तो 8 के आपने सबसे पहले नाम हम पढ़ते हैं और उसके बाद साथ साथ ये देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंगेजमेंट, ई से। ठीक है, इंगेजमेंट। उसके बाद हमारे पास डी से आता है डिसेंट, फ्लेक्शन, देन आता है इंटरनल रोटेशन, देन हमारे पास आता है एक्सटेंशन, देन रेस्टिट्यूशन, देन आता है एक्सटर्नल रोटेशन और डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड द फीटल बॉडी। तो ये बेसिकली फायर्ड, ईडी फायर्ड, इस तरह से आपने निमोनिक के थ्रू इसको जो है ना इसके नेम सबसे पहले याद करने और उसके बाद जो है ना हम इसको फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली। इंगेजमेंट में क्या होता है। अब क्या होता है कि फीटल का हेड नॉर्मली जो है ना वो पेल्विस के अंदर ट्रांसवर्स पोजीशन के में ना एंटर होता है। ठीक है, और इंगेजमेंट होती क्या है आम अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ। जब फीटल का हेड जो है वो पेल्विक इनलेट के अंदर एंटर होगा तो उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट। आपको पता चल गया इंगेजमेंट क्या होती है। अब जो है ये उन्होंने इसमें दो चीजें बताती हैं वो साथ, एक नली पैरस और एक मल्टी पैरा, दोनों के बारे में बताएंगे कि कैसे उनमें एंगेजमेंट होगी। अब अगर हम नली पैरस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि engagement has occurred in vast majority of nulliparous prior to the labor। ठीक है, और बाय 37 वीक्स ऑफ gestation। अब क्या होता है कि इसमें जो अगर मतलब कि 2/5 ऑफ फीटल हेड इज पाल्पेबल एब्डोमिनली, द हेड इज नॉट येट एंगेज्ड। इस ये जो है ना ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने जो है ना अंडरलाइन कर लेना है कि अगर उन्होंने कहा है इफ मोर देन 2/5 ऑफ द फीटल हेड, मतलब कि हमें 2/5 पार्ट जो फीटस हेड का वो एब्डोमेन के अंदर पाल्पेबल, मतलब जब हम लोग उसको पाल्पेट करें और हमें फील हो वो, तो इसका मतलब ये होता है कि हेड अभी पूरा मतलब उसकी इंगेजमेंट नहीं हुई हुई, मतलब कि 2/5 हुई हुई है, पूरी इंगेजमेंट नहीं हुई हुई। अच्छा, अब उन्होंने आगे बात की डिसेंट क्या होता है। डिसेंट का मतलब ये होता है कि हेड जो है ना वो डाउनवर्ड थ्रू थ्रू पेल्विस मूव कर रहा है। डिसेंट का मतलब भी ये होता है। ठीक है, आपने यही मतलब कि इसको कोई कम्प्लेक्स नहीं लेना, यानी कि इजी वर्डिंग में जैसे आपको मैं बता रही हूँ वैसे आपने जो है ना इसका कॉन्सेप्ट बेस इसको आपने याद करना है। डिसेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के दौरान, फर्स्ट स्टेज और पैसिव फेज ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, डिसेंट ऑफ द फीटस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, यही आपने जो है ना बुक पे ये इसके नोट्स आपके पास ये बुक नहीं होगी, ये बेसिकली जो है बुक हमारे पास वही है ऑब्स्टेट्रिक की। लास्ट टाइम भी हमने इससे स्टेजेस पढ़ी थी तो अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो अब डिसेंट का मतलब यही होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना, यानी कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, डाउनवर्ड जो है ना वो पेल्विस के अंदर उसका हेड बेबी का मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। अब आगे हमारे पास आता है फ्लेक्शन। व्हाट इज फ्लेक्शन। जैसा कि फ्लेक्शन से शो हो रहा है कि इसका मतलब होता है झुकाव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीटल का हेड है वो डिसेंड करता है इनटू द नैरोर मिड पेल्विस, फ्लेक्शन अकर होती है उसमें। ठीक है, यानी कि फीटल की जो चिन है वो मूव्स टू द चेस्ट प्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट हेड डायमीटर। ये होता है हमारे पास फ्लैगियन के अंदर। इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, इंटरनल रोटेशन में जो हेड है ना वो रोटेट करेगा ताकि जो बैक होता है ना हेड का वो फॉरवर्ड, मतलब पेल्विक बोन के अंदर फॉरवर्ड मूव करे इंटरनल रोटेशन में। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हेड जो है वो वेल फ्लेक्स्ड होगा तो ओसिपिट जो होगा ना वो विल बी लीडिंग पॉइंट पे होगा एंड ऑन रीचिंग द स्लोपिंग गटर ऑफ द एलिवेटर।
any muscles. It will be encouraged to rotate anteriorly, so that sagittal suture now lies in the anterior posterior diameter of the pelvic inlet. मतलब कि ये सारी चीजें अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ। इंटरनल रोटेशन में आपने जस्ट ये लाइन याद रखनी है कि हेड जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है, ताकि जो हेड का बैक है ना वो फॉरवर्ड मूव करे पेल्विक बोन के अंदर। बस इंटरनल रोटेशन में आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है एक्सटेंशन। क्या होता है एक्सटेंशन? का मतलब होता है कि हेड एक्सटेंड हो रहा है एज इट पासिस अंडर द प्यूबिक बोन एंड कम्स आउट। एक्सटेंड हो जाना। तो जब वेल फ्लेक्स्ड मतलब कि हेड होगा तो क्या होगा कि वो सिम्फिसिस प्यूबस से क्या होगा, अंडरनीथ स्केप करेगा वहां से और डिस्टेंड द वुल्वा। उसे हम लोग क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं, यानी कि सिम्फिसिस प्यूबस से डिस्टेंड कर जाना है हेड का। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास आगे? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हेड जो है ना वो रीअलाइन हो रहा है शोल्डर्स के साथ आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हेड जो है वो डिलीवरी उसकी होती है तो वो मतलब कि हेड का रीअलाइन हो जाना शोल्डर्स के साथ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड। अब मैं ना एंड पे इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी कि वो क्या होता है। अब एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल रोटेशन में हमारे पास क्या होता है? हेड जो है वो टर्न्स मोर एज शोल्डर्स रोटेट टू अलाइन फॉर द डिलीवरी। मतलब कि सर जो है वो मजीद घूमता है क्योंकि जो शोल्डर्स होते हैं ना ड्यूरिंग डिलीवरी वो सीधे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन में जस्ट आपने ये याद रखना है कि जो शोल्डर होते हैं ना उसको उसको रोटेट करना है आपने इनटू द डायरेक्ट इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। ठीक है, ताकि और जब ये अकर हो रहा होता है तो क्या होता है कि ऑक्सीपिट रोटेट करता है थ्रू अ फर्दर 1/8 ऑफ अ सर्कल टू ट्रांसफर्स द पोजीशन। इसे हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड फीटल बोन। इसमें क्या होता है कि इंटीरियर शोल्डर जो होता है वो पहले डिलीवर होता है बेबी का। ठीक है, और फिर पोस्टीरियर होता है, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है। बस यही चीज आपने इसमें याद रखनी है जैसा उन्होंने ये बताया हुआ है डिसेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम लोग अब ना आप लोगों ने ये जो मैंने अब ओपन किया है ना कि नॉर्मल लेबर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आपने जो है ना टेबल अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल लेबर में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होता है एट 37 से 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, सिंगल टोन प्रेगनेंसी होती है, सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, मतलब कि पहले हेड आएगा और देन बॉडी आएगी, डिलीवर डिलीवर होगी, उसको कहते हैं हम लोग सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नो आर्टिफिशियल इंटरवेंशन, हमें कोई आर्टिफिशियल इंटरवेंशन देने की जरूरत ही नहीं होती है। सर्वाइकल डायलेशन होती है, ठीक हो गया। और एक्टिव सेकंड स्टेज होती है नो मोर देन 2 आवर्स इन द प्राइमरी पैरास एंड 60 मिनट्स इन मल्टी पैरास वुमेन। स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी होती है थर्ड स्टेज लास्टिंग नो मोर देन 30 मिनट्स विद एक्टिव मैनेजमेंट। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, और एबनॉर्मल लेबर के क्या क्या साइंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ ही। एबनॉर्मल लेबर। अच्छा, अब लेबर क्या होती है उन्होंने कहा है बिकम्स एबनॉर्मल व्हेन देयर इज पुअर प्रोग्रेस एंड इफ देयर इज फीटल मेल प्रेजेंटेशन। एबनॉर्मल लेबर तब होगी जब फीटल जो है वो उसकी मेल प्रेजेंटेशन होगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यूट्राइन स्कार, और इफ लेबर हैज बीन इंड्यूस्ड
लेबर कैन नॉट बी कंसीडर नॉर्मल। अब क्या होता है प्रोग्रेस हमें कैसे पता चलेगी, हमें 3 P's होते हैं जिसे हमें इसकी प्रोग्रेस पता चल रही थी लेबर की, जिसमें पावर, पैसेंजर और आपके पास आ जाता है पैसेज। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ये करवा दिया था कि इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेना। और नॉर्मल एबनॉर्मल लेबर का डिफरेंस भी मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद ना हमारे पास क्या होता है एंटीपार्टम हेमरेज क्या होती है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन जस्ट आपने रीड कर लेनी है। इसमें क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, बस इतना ही आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद हमने जो है ना, हाँ, प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होता है बेसिकली, ये डेफिनेशन और इसकी मैनेजमेंट ये आपने याद करनी है, यूएचएस में आई हुई है। अब प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है कि प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। अब ये क्यों क्यों होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या क्या इसके मतलब साइंस हैं। पहले हम इसके साइंस याद करेंगे। सब हमें मतलब कि क्या होगा, मेटर्नल कोलैप्स वार्निंग साइंस है, कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गई है। मेटर्नल कोलैप्स से फीलिंग कोल्ड, लाइट हेडनेस आपको फील होगी। ठीक है, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस एंड पैनिक, और पेनफुल एब्डोमेन आपका होगा, विजाइनल ब्लीडिंग भी होगी आपको। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये प्लेसेंटल एब्रप्शन है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा टू द मेटर्नल एब्डोमेन, कोकेन यूज करने की वजह से, पॉलीहाइड्रोमियोज और मल्टीपल प्रेगनेंसी, और इसके अलावा फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन FGR, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। इससे प्रिवेंशन कैसे होगी कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, और जो भी वो कोकेन वगैरह या स्मोकिंग वगैरह उससे आपने कहना है कि वो अवॉइड करे प्रेग्नेंट लेडी। उसके बाद जो है हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, तो वो हम देख लेंगे अब। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या, प्लेसेंटा कवरिंग और इनकरेजिंग ऑन द सर्वाइकल और मे बी एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग इधर प्रोवोक्ड और स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ से तो आपको ये प्लेसेंटा प्रीविया की समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको जो है वो इजी वर्डिंग में समझाती हूँ। प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है ना, ये एक ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा जो होता है वो इज लोकेटेड नॉर्मली लो इन द यूट्रस एंड पार्शली और कंप्लीटली कवर्स द सर्विक्स, तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने ये याद कर लेनी है। उसके बाद क्या होता है, इसके वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, वार्निंग साइंस में ये यूएचएस में आया हुआ है, तो ये भी आपने रीड कर लेना है। वार्निंग साइंस में क्या होता है कि मैंने बताया आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर कि लो लाइन प्लेसेंटा होता है एट 20 वीक पे। ठीक है, और एनॉर्मली हम स्कैन करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन के अंदर है मदर। मैटरनल कोलैप्स, फीलिंग कोल्ड, लाइट हेडेडनेस, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस, पैनिक, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ये इसके वार्निंग साइंस हैं, ये आपने याद रखने। प्रिवेंशन, पहले रिस्क फैक्टर देखेंगे फिर प्रिवेंशन देखेंगे। रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है, मल्टीपल गेस्टेशन और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर उसको पहले ही सी सेक्शन उसका हुआ हुआ है तो भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क है। ठीक है, और यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनोमली। अब इससे प्रिवेंशन कैसे होगी कि आपने नॉन क्लिनिकली इंडिकेटेड जो सिजेरियन सेक्शन है उससे आपने अवॉइड करना है, मतलब क्लिनिकली अगर आपको जरूरत नहीं है किसी सेक्शन करवाने की तो आपने नहीं करवाना। ठीक है, अच्छा, अब प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर माइनर प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, ये आपके सामने पिक्चर में जो है ना वो शो हो रहा है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये एमसीक्यू इसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा कि इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है और उसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, स्वेटिंग, शोक, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, एब्सेंस और रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स एंड टेंस पेनफुल एब्डोमेन। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करवाएंगे, सीटीजी करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, इसके की पॉइंट आपने ये भी एमसीक्यू उसके लिए अंडरलाइन कर लेने। प्लेसेंटा प्रीविया इज मोस्ट डेंजरस फॉर द मदर्स, प्लेसेंटल अब्रप्शन इज मोर डेंजरस फॉर फीटस देन द मदर। तो ये आपने पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे ठीक से ना नजर नहीं आ रहे, ये आपने अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेने हैं, जो मैंने आपको गायने की बुक का बताया था ऑब्स्टेट्रिक के। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होती है,
अच्छा, इससे पहले हम लोग जो इसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम आईवी प्लेसेंटल कॉजेज जो होती है ना, क्योंकि ये ब्लीडिंग कोज कर सकता है, प्लेसेंटा प्रीवियम ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले तो हम उसको जो है ना आईवी कैनोला पास करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग प्रॉपर मतलब उस साइड को सिक्योर करें, उसको मतलब ब्लड दें, क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है इसके अंदर। तो पहले तो हमने वो आईवी के जो कैनुलेशन है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गेस्टेशन एंड अटेम्प्ट एट द मैटरनल स्टीरॉइड, उसको मैटरनल स्टीरॉइड इंजेक्शन आपने देना है, ठीक है। तो ये एक से दो काम जो है ना वो आपने मैनेजमेंट के अंदर लिख देने हैं। उसके अलावा ये आता है हमारे पास क्लीहोर टेस्ट। ये जो है ना वो डिटरमिन करता है वेदर एनी और हाउ मच फीटल ब्लड हैज लीक्ड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। तो ये एक आपने टेस्ट करवाना होता है मैनेजमेंट के अंदर। उसके अलावा आपने उसको एंटी डी जो है ना वो देनी होती है, एडमिनिस्टर करनी होती है। और एंटी नेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो भी देने हैं आपने, ठीक है। अगर उसकी ब्लीडिंग जो होती है वो 500 से ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में आप उसको क्या करोगे, एंटी डी जो है ना वो दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है वासा प्रीविया। क्या होता है वासा प्रीविया जो होता है वो तब अकर होता है जब फीटल वेजल जो होती हैं वो ट्रांसवर्स द फीटल मेम्ब्रेन्स ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस। अच्छा, अब हम लोग जो है वो लास्ट हमारा एक टॉपिक है पोस्टमार्टम हेमरेज वाला। पोस्टमार्टम हेमरेज जो है ना, इसको हम इसमें क्या होता है कि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे आगे। हाँ, अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर हम उसको क्या देंगे। सबसे पहले तो हम इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या। रिस्क फैक्टर में आता है मैक्रोसोमिया, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटोसिन यूज, इंडक्शन ऑफ लेबर, ग्रैंड मल्टी पैरिटी, पॉलीहाइड्रोमनियाज, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटल एब्रप्शन, ये सारे हैं इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम इसे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसको हम आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एजेंट्स फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स। उसके बाद अदर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है इसके, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटल प्रीवियस मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन। तो ज्यादातर क्या है कि पहले से अगर उसके ज्यादा सी सेक्शन हुए हैं तो उसको ज्यादा मतलब कि इन कंडीशंस को जो है ना वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, तो इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं हेमरेज के। सिम्टम्स और साइंस अलग अलग हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, एंजाइटी, थर्स्ट, नोजिया, कोल्ड, पेन, डिजीनेस। और साइंस में आ जाएगा हमारे पास राइजिंग फंडस का राइज हो जाना ऊपर, पेरिटोनिज्म, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, टैकीपिनिया और टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और नैरो पल्स प्रेशर, ठीक है। ये आपने अंडरलाइन कर लेना। बस जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो चीजें आपने करनी है, और बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करना। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज की मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो हम फ्लूइड रिसरेसिटेशन करेंगे और उसको ब्लड ट्रांजिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन को मतलब कि प्रॉपर उसको ब्लड प्रेशर जो है ना उसको मैनेज करेंगे। उसके अलावा उसको ब्लड देंगे हम लोग, ठीक है। और इसको आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेना है, स्टेबल पे। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग पीछे से देख लेते हैं जो रह गया है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, तो इस ये जो मैंने आपको स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में बताया था, इसकी जो मैनेजमेंट है ना जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वैसे मैंने आपको टेबल से करवाई थी, लेकिन आप लोगों ने इधर से भी एक दफा रीड कर लेनी है सबने। मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव और फिजियोलॉजिक दो मैनेजमेंट होती है। वैसे तो टेबल वाली भी इनफ है, आप लोग वो भी याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, ये जो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर है ना, इसको आपने एक दफा ना लास्ट में ये जो की पॉइंट्स है मैं वो हाईलाइट करवा रही हूँ, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं।
जिसमें क्या होता है, पेल्विक इनलेट जो होता है ना इज वाइडर इन द ट्रांसवर्स देन इन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, पेल्विक आउटलेट इज वाइडर इन द इंटीरियर पोस्टीरियर देन इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन डायमीटर, और ischial spines are located in the mid pelvis and denote station 0। ये पॉइंट आपने जो है ना वो हाईलाइट कर देने, उनको याद करना। फीटर हेड एंटर द पेल्विस इन द ट्रांसवर्स पोजीशन, रोटेट इन द मिड पेल्विस एंड डिलीवर्स इन एन इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, पेल्विक डायमेंशन में इंक्रीज ड्यूरिंग द लेबर ड्यू टू पेल्विक लिगामेंट। बस ये जो मैंने आपको बताया ना इम्पोर्टेंट, बस वो आपने रीड करना है। ओके, तो आज का हमारा इतना लेक्चर था, बाकी नेक्स्ट जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसमें से रह गया होगा।